नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर .com में और मैं हूं पलक गुप्ता। चुनाव के परिणाम लगभग घोषित हो चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां पर तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही हैं और बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही है। तो आज हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे स्टूडियो में। शर्मा जी, मैं आपसे पहला सवाल जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे जिसके कारण बीजेपी को ये जीत हासिल हो रही है? देखिए, अगर आप तीनों की जीत का मतलब ये है कि बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस की तुलना में अपील है वो ज़्यादा है। अब हमें इसमें जानना पड़ेगा कि वो अपील के कारण क्या हैं। हम लोग जब ब्रांड को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि एक तो आपकी डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। डिलीवरी का मतलब आपने सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, सरकार की ग्राउंड लेवल पे विश्वसनीयता वाली चीज़ें हैं, अच्छी तरह काम करती हो, और साथ साथ सरकार की एक इमेज हो, एक लोगों की जो उसकी जो जो एक समाज में सोशल कोएलिशन होता है उसको साधने वाली होनी चाहिए। तो अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी के पास डिलीवरी के लिए लाभार्थी वाली योजनाएं हैं, उनके पास लीडर है नरेंद्र मोदी जी जैसे जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड हैं, और तीसरा ये है कि उनके पास आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी है वो उनको मदद करती है। कांग्रेस के साथ डिलीवरी वो संभवतः कर दें, और एक स्ट्रॉन्ग लीडर नेशनल लेवल पे अभी तक कांग्रेस स्पष्ट नहीं है इस मामले में। वो राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट करती है, पर वो उनको भी लोकसभा में टेस्ट होना है। और जो उनके साथ जो सबसे बड़ी अब कांग्रेस की समस्या आ रही है वो है उनके पास कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है। देखिए, जब आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है तो आप विरोधाभासों को मैनेज कर पाते हैं। होता क्या है कि जैसे कि अगर मेरे दिमाग में मेरी माँ की इमेज है तो मेरी माँ कभी गुस्सा हो जाए, कभी मेरे साथ गलत कर दे, सही कर दे, लेकिन मेरी माँ रहेगी जी। आइडियोलॉजी ऐसे एक माँ की तरह होती है। ये फ़ायदा कांग्रेस को पहले 30 साल आज़ादी के बाद मिला, और इस तरह से मिला कि उस समय लोगों ने सोचा कि हम आज़ादी की एक अधूरी कहानी को पूरी करने के लिए, बराबरी के समाज को बनाने के लिए हमें कांग्रेस के साथ रहना होगा। वो बात अब जो आइडियोलॉजी वो शिफ्ट होके अब पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसमें लोगों को लगता है कि हिंदू का उत्थान, हिंदू की पहचान, वो मुद्दे ऐसे हैं जो ओवरऑल कांग्रेस से उनको आगे कर देते हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं फिर तेलंगाना में क्यों बीजेपी पीछे रह गई, या साउथ में क्यों? साउथ में जो हिंदुत्व की भावना है वो कम है, वो एडवांस सोसाइटीज़ बन चुके हैं। साउथ बेसिकली जिस तरह से उनकी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में देखा जाए तो उनका हम भारतीय जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं उनके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत ऊपर चले गए हैं, और वो अब दूसरी बातें सोचने लग गए, वो अपनी पहचान की बातें नहीं। लेकिन उनकी भी पहचान, जैसे तमिल है, आंध्राइट है, तेलुगु है, ये पहचान स्ट्रॉन्ग है, और उनकी पहचानों के जो लीडर हैं वो स्ट्रॉन्ग लीडर उनके क्षेत्रीय हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार भी नहीं लूँगा मैं इसमें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी वाले लोग हैं, और ये एक समय पे पिछड़े राज्य होते थे। ये अपनी नई पहचान की खोज में जहाँ इन्हें हिंदू अपील करता है। आपने बात करी स्कीम्स की, और आपने कहा कि जिस तरह से कि बीजेपी के पास एक कहीं ना कहीं स्कीम्स बीजेपी की, दूसरी चीज़ कि उन्हें अपनी आइडियोलॉजी लोगों को बतानी और समझानी आती है। बात अगर स्कीम्स की जाए तो कांग्रेस ने राजस्थान में बहुत सारी स्कीम्स लागू करी और बहुत अच्छे लेवल पर। बात अगर चिरंजीवी योजना की करें, ईआरसीपी के प्रोजेक्ट की करें, तो बहुत ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कांग्रेस ने जनता के हित के लिए शुरू करे हैं और काम भी किया है। तो फिर कांग्रेस पीछे क्यों रह गई जब जनता की भलाई की बात यहाँ पर आ रही है? तो देखिए, दो कारण हैं। एक तो ये है कि जो पार्टी का मैसेज आपके पास जाना चाहिए, राजनीतिक मैसेज जो सबसे अच्छा जा सकता है और अपनी मर्जी से जा सकता है, वो बूथ लेवल पे आपके लोगों की प्रेजेंस से होना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है। भारतीय जनता पार्टी के पास 100 साल की पूंजी है आरएसएस की, और उन्होंने अपना नया भी सब कुछ बना लिया है। तो अब उनका एक तो डिलीवरी इंश्योर्ड है उनकी कि वो नीचे क्या पहुंचाना है। उस डिलीवरी में इतना तक होता है कि कोई भी मैसेज ऊपर चल रहा हो, वो उनके पास स्कोप है एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैसेज को कम्युनिकेट करने का। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आइडियोलॉजी लैक कर रही है कांग्रेस के सामने। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी, सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म बहुत ही मिसअंडरस्टूड वर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको गलत समझा जाता है। समाजवाद सेकुलरिज्म को गलत समझा जाता है। अब जैसे
वेलफेयर जो आजकल मोदी जी चला रहे हैं या कांग्रेस चला रही है, तो वो क्या है, वो समाजवादी की अवधारणा से निकली हुए टुकड़े हैं। जी। लेकिन जो सेकुलरिज्म एक बड़ी जिसकी परिभाषा करना मुश्किल हो रहा है, वो ये है कि आम हिंदू सहिष्णु है। तो वो एक तरह से सहिष्णु होने की वजह से लेकिन एक सेगमेंट उसका कट्टरवादी होता जा रहा है। होता क्या है कि जब कोई बहस हिंदू पे चलती है, तो ये जो जो सहिष्णु लोग हैं, हिंदू ब्रांड के नाम पे जब हिंदू को लताड़ा जाता है, जबकि लताड़ा उस कट्टरवादी हिंदू को बजा रहा है जैसे कि कट्टरवादी मुस्लिम को लताड़ा जाता है जी। तो ये आहत महसूस करता है। तो वो हिंदुत्व और हिंदू पहचान एक हुई, इसीलिए कोशिश भी की लोगों ने समझाने की कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग बातें हैं जी। लेकिन वो आम आदमी इन दोनों को एक मान के चल रहा है। और वो बीजेपी को बहुत बड़ी एक एडवांटेज, जो जितनी बहस इस पे होगी वो उल्टा बीजेपी को फायदा करने लगेगी प्रश्न करने से भी, और ऐसा होता रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी इस चीज का भरपूर फायदा उठाती है, हिंदू और हिंदुत्व वाले फैक्टर का? बिल्कुल उठाती है, वैसे चुपचाप भी होता है, और वो तो क्लियर कट करते हैं। आप तुष्टीकरण और जो सब बातें करते हैं उसमें ऐसी बातें भी आती हैं जिनके शायद तथ्य भी ठीक ना हो। कन्हैयालाल के मामले में आपने व्हाट्सएप के जो मैसेजेस चल रहे थे उसमें ये आ रहा था कि कन्हैयालाल के तो जो उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिए, और दूसरा कोई इकबाल मर गया था उसको 50 लाख दिए, जबकि सच्चाई 50 लाख उसको भी दिए, उसके दोनों बच्चों को नौकरी दी थी। तो लेकिन ये कि लोग मानने लग गए कि कांग्रेस या ये दूसरी पार्टी हैं जो नॉन बीजेपी पार्टी हैं, ये तुष्टीकरण करती हैं, वो सफल रहे अपनी बात पहुंचाने में क्योंकि उनके पास संगठन है, और वो संगठन हर बूथ तक, हर व्यक्ति तक मैसेज लेके जा सकता है। लोग सोचते क्या है, आपका अखबार में मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, पर्याप्त नहीं। ये वन ऑफ द टच पॉइंट्स है मार्केटिंग में, हम लोग इनकी डिस्कशंस करते थे, ये टच पॉइंट है। लेकिन जो अल्टीमेट डिलीवरी है, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी डिलीवरी होती है, वो किसी व्यक्ति के माध्यम से कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसमें ये और पार्टी कमज़ोर पड़ जाती हैं। क्षेत्रीय पार्टियाँ कमज़ोर नहीं है क्योंकि उनके पास पहचान है, उनके पास उस तरह की वर्क फोर्स है जो ये मैसेज वहाँ तक ले जाती है। तो कांग्रेस को अगर बीजेपी से टक्कर लेने के लिए मुखिया होना है तो उसे अपना बूथ के काम को मजबूत करना पड़ेगा। जो पहले आप देखें कि इतने साल जब यहाँ पर राज किया तो संगठन का दिख नहीं रहा था, लास्ट 6 महीने में कांग्रेस का संगठन खड़ा हुआ। बिल्कुल। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं नॉर्थ में अगर देखा जाए तो नॉर्थ साइड में हम लोग पार्टी देखकर एक बार को फिर भी वोट करते हैं, बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, लेकिन साउथ के लोग आजकल डेवलपमेंट और उनकी आइडियोलॉजी बड़ी अलग है। वहां पर क्षेत्रीय नेताओं की पकड़ मजबूत है, इसलिए वो वहां पर जीतते हैं। तो लैंग्वेज फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रीजन रह सकता है बीजेपी का साउथ में नहीं आने का। देखिए बीजेपी तभी वहाँ जाके, देखिए बीजेपी नॉर्थ इंडिया में हिंदी की बात करती है लेकिन वो मिजोरम में गौमास की भी बात कर लेती है। अच्छा। तो जो हम यहाँ सोचते हैं उससे हट के वो भी अपने आप को बदल के एक राष्ट्रीय कैरेक्टर बनाने की पार्टी के प्रोसेस में बीजेपी चालू है। वो साउथ में भी कोशिश कर रही है कि वो अपना विस्तार करे, एक छोटी पहचान से एक बड़ी पहचान की पार्टी बने। लेकिन तब तक जो मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है उनके पास भाषा, उस जगह की पहचान, उस तरह की स्कीम, उसकी डेमोग्राफी को समझना, उस मामले में वो बीजेपी से बेहतर है। क्योंकि बीजेपी की जो वो मुख्य जो जहाँ से उद्भाव हुआ है वो उद्भाव हिंदू फीलिंग से हुआ है। तो अभी वो बात, हिंदू तो वो भी उधर भी बहुत हैं, हिंदू ही हैं ज़्यादा मेजॉरिटी में, लेकिन वो हिंदू अपने आप को डेवलपमेंट स्टेज पे कहीं और ले गया है, तो वो इन बातों से परेशान नहीं होता। अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आने वाले महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर बीजेपी की बहुमत, क्या लोकसभा में बीजेपी को बहुमत दिला सकती है? देखिए विधानसभा चुनाव बीजेपी परंपरागत रूप से पहले इन राज्यों में एकदम पीक कर गई थी। तो अब दूसरे लोग ऐसा हार, एक तो बीजेपी के कार्यकर्ता का तो उत्साह बढ़ जाएगा जिस तरह से उनको जीत मिल रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका एमएलए एमपी जो रह चुका होता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। प्रधानमंत्री जी भी 10 साल के अपनी ब्रांड को आगे बढ़ाने में 10 साल के बाद एक ब्रांड को अपने आप को नई शेप में लाना होता है, देखते हैं वो किस तरह से आते हैं। तो कुछ सीट मुझे लगता है कि अभी भी बीजेपी की जितनी राज्यों में, जैसी बहुत क्लोज चुनाव है, जैसे ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो ऑलमोस्ट बराबर का मामला है जी। तो ये विधानसभा के मामले में हो सकता है बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी उसी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए, नहीं तो चुनौती रहेगी, हार से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, अगर बात करी जाए डिजिटल मीडिया, कहीं ना कहीं चुनावों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप एक नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। क्या पार्टियों को भी सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है इस चुनाव में? बिल्कुल, सोशल मीडिया तो नया माध्यम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोटर नया जो युवा वोटर है उस तक तो है ही, और फिर अब मोबाइल पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया देश में कि आप सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। पर सोशल मीडिया की बात जो है उसमें क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। तो हालांकि फिर से क्योंकि बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की अच्छी फ़ौज है, तो क्रेडिबिलिटी छोड़ दें तो बीजेपी सोशल मीडिया में बहुत आगे रहती है। सोशल मीडिया में कुछ समय से कांग्रेस ने भी अपनी प्रेजेंस बहुत इम्प्रूव करी है। अक्सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दावा किया करते थे कि इस बार जो है वो रिवाज बदलेगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, इस बार दोबारा रिपीट करेंगे वो सरकार को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या लगते हैं आपको, आपकी नज़र में, कि कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान में टक्कर तो दे पा रही है लेकिन जीत नहीं पा रही है? जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, हिंदुत्व, सोशल कोएलिशन, ऐसा होता है कि जब विधानसभा में आपके कैंडिडेट लड़ते हैं तो वहाँ का एक सामाजिक संरचना होती है। तो जो आपका विधायक वहाँ पे इनकम्बेंट है वो सामाजिक संरचना के जो फ्रेमवर्क को संभाल नहीं पाता है। वो कहीं ना कहीं किसी का पक्ष लेगा, किसी का नुकसान हो जाएगा। वो जो टूटता है वो एंटी इनकम्बेंसी के रूप में सामने आ जाता है। वो जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है, वो लोकल एंटी इनकम्बेंसी ने कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान किया। बाकी उन्होंने चुनाव बहुत बहुत अच्छा लड़ा था। देखा जा रहा है जिस तरह से चुनाव के परिणाम जितने सामने आ रहे हैं, तो राज तो बदलने जा रहा है लेकिन रिवाज नहीं बदल पा रहा है। राजस्थान में देखा गया है पिछले कुछ सालों से कि एक बार कांग्रेस आती है और एक बार बीजेपी, और इस बार भी शायद ऐसा ही होने वाला है कि बीजेपी इस बार का चुनाव जीतेगी। तो क्या लगता है आपको शर्मा जी कि जिस तरह से अशोक गहलोत की गारंटियां फेल हो गई है नरेंद्र मोदी की गारंटीज के आगे, जिस तरह से उन्होंने जो पकड़ बनाई है इन सारे क्षेत्रों में, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो मोदी पर लोगों को ज्यादा भरोसा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर मिनिस्टर्स? जी बिल्कुल, मैं तो आपने पहले ही बोला कि मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड हैं, लेकिन गारंटीज़ का तो असर हुआ है। अगर गारंटीज़ नहीं होती तो कांग्रेस यहाँ पहुँचती नहीं, वो बहुत सिमट जाती। और गारंटीज़ की वजह से मध्य प्रदेश में जीते हैं, वहाँ अकेला मोदी जी फैक्टर थोड़ी है। गारंटीज़ की वजह से छत्तीसगढ़ में उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। तो नई रियलिटी इस चुनाव से ये है कि कम से कम इंडिया गठबंधन ज़बरदस्त, खासतौर से गहलोत मॉडल को मोदी जी के सामने चुनौती के रूप में पेश करेगा। और मुझे उम्मीद है कम से कम हेल्थ केयर के मामले में शायद मोदी जी भी किसी इसी तरह की योजना पे काम करेंगे कि वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर देने की कोशिश करेंगे। 10 लाख का, 15 लाख का, ये पूरे देश में आने की मुझे उम्मीद नज़र आती है, जिस पे मुझे सुनने को भी मिला ऐसा उनकी तरफ के नीति निर्माताओं से। और चीज़ों में विचार हो सकता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ महसूस की जा रही है जो भारत में एक पेंडिंग एजेंडा है, और जिस पे शायद सरकार लोकसभा से पहले ही मोदी सरकार काम करे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले 5 सालों में देखा गया है कि कांग्रेस में अंतर्कलह बहुत रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच और सचिन पायलट के बीच एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी माना जाता है कांग्रेस का ना जीत पाने का। विधायकों में भी अंतर्कलह रहा है और बहुत से मंत्रियों में आपस में लड़ाई रही है, और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर कर सामने आया है भ्रष्टाचार, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस के बीच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या वो एक फैक्टर है कांग्रेस का पीछे रहने का आपकी नजर में? बिल्कुल, पायलट फैक्टर निश्चित तौर पे ग्राउंड लेवल पे देखा गया कि जो गुर्जर समुदाय है जी, जिससे सचिन जी आते हैं, उन लोगों को इस बात की नाराज़गी थी कि हमारे नेता को वो सम्मानजनक स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और जो करप्शन की बात मैंने कही, लोकल एंटी करप्शन के चार्ज को चीफ मिनिस्टर पे तो लगे नहीं, लेकिन करप्शन के चार्ज एमएलएस पे बहुत लगे। उन्होंने निश्चित तौर पे नुकसान किया है। पार्टी का नुकसान तो हुआ है। जिस तरह से आंकड़े देखे जा रहे हैं कि बीजेपी बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग जो आंकड़े अभी सामने आए हैं उनके अनुसार सरकार भी भाजपा की बनने जा रही है। तो आपको हम पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे और मतगणना अभी भी जारी है, और आपके साथ हर एक पल और हर एक अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।